और हर व्यक्ति तक पानी पहुंचाना ये सभी सरकारों की जिम्मेदारी है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय को मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूं कि उन्होंने जल जीवन मिशन जैसे मिशन की शुरुआत करी। यह भारतीय जनता पार्टी की सोच और उनकी विचारधारा का ही परिणाम है कि जब अटल जी प्रधानमंत्री होते थे तो उन्होंने प्रधानमंत्री सड़क योजना लेके आए थे। कोई पिक एंड चूज नहीं था। नीति निर्धारण करके उन्होंने इस योजना को लॉन्च किया और जनसंख्या के आधार पर आज गांव-गांव में यदि प्रधानमंत्री सड़क योजना बनी है तो वो प्रधानमंत्री अटल जी के कारण से बनी है। और आज जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जल जीवन मिशन लेके आए हैं तो उसके पीछे भी ये भावना है कि पूरे हिंदुस्तान, सिर्फ राजस्थान में नहीं, पूरे हिंदुस्तान भर में जो पेयजल है उसको कैसे स्वच्छ जल लोगों तक पहुँचाया जाए, कैसे लोग 70 साल की आज़ादी के बाद भी जो स्वच्छ जल की ज़रूरत है उसको हम पूरा नहीं कर पाए तो वो पूर्ति हम कैसे करें। इसलिए उनकी भावना बहुत अच्छी है और पूरे देश भर में, चूँकि पेयजल राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है, इसके बावजूद भी यदि केंद्र सरकार 50% की हिस्सेदारी के साथ में हमें कोई योजना दे रही है तो मैं माननीय मंत्री महोदय को निवेदन करूंगी कि मंत्री महोदय आप इस योजना के तहत जितना ज़्यादा पैसा केंद्र सरकार से ला सकते हैं वो लाना चाहिए और राजस्थान जैसे मरु प्रदेश में पेयजल की समस्या का समाधान इससे हो सकता है। माननीय मंत्री महोदय, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहती हूँ क्योंकि अजमेर बहुत सौभाग्यशाली है। अजमेर में स्मार्ट सिटी है, प्रसाद है, अमृत है, ये सब योजनाओं को, जितने भी केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उन सब योजनाओं का पैसा अजमेर को मिला है। और इसी के तहत स्मार्ट सिटी और अमृत के तहत माननीय मंत्री महोदय 103 करोड़ रुपए पेयजल की योजनाओं के लिए मिला। उस 103 करोड़ रुपए में पानी की नई टंकियों का निर्माण कार्य होना था, नए स्मार्ट मीटर लगने थे, पंपिंग स्टेशनों पर उच्च क्षमता के पंप हाउसेस लगने थे, नई पाइपलाइन बिछाने का काम इसमें होना था। और इसके तहत अमृत योजना में तो 30 करोड़ रुपए माननीय सभापति महोदय और 50 करोड़ रुपए स्मार्ट सिटी के तहत हमें मिला। पिछली बार बजट सत्र में मैंने निवेदन किया था, आपको धन्यवाद देती हूँ कि मेरे निवेदन पर आपने राज्य सरकार का जो हिस्सा राशि थी 20 करोड़ रुपया वो दे दिया। लेकिन 1 साल होने के बावजूद भी ये काम माननीय मंत्री महोदय शुरू नहीं हो पाए हैं। और सिर्फ क्यों नहीं शुरू हो पाए, मात्र 8 करोड़ रुपया चाहिए। जो ठेका कंपनी, जोधपुर की जो ठेका कंपनी है, वो जोधपुर की ठेका कंपनी का ये कहना है कि मैं सड़कें तो खोद दूंगा लेकिन उसको बनाने के लिए पैसा नहीं है, सरकार ने पैसा नहीं दिया। इसलिए 8 करोड़ रुपए की यदि स्वीकृति मिल जाती है मात्र, तो ये 103 करोड़ रुपए के अमृत और स्मार्ट सिटी में जो काम होने हैं वो होंगे, क्योंकि 70% पैसा माननीय सभापति महोदय इसमें केंद्र सरकार का है और 20% राज्य सरकार का है। तो इतना 70% पैसा देने के बावजूद भी हम काम नहीं करा पा रहे। फिर वापस हम जनता जल मिशन में इसमें आ जाते हैं, जल जीवन मिशन में कि 70%, 90% दो, 90% दो। तो जिसमें सरकार ने 70% पैसा ऑलरेडी दे रखा है, 2 साल 3 साल हो गए उन कामों को हम नहीं करा पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हम कैसी आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाएंगे। इतना मेरा निवेदन है। 95 किलोमीटर माननीय मंत्री महोदय इसमें लाइन डलनी है, 95 किलोमीटर। और माननीय सभापति महोदय, अभी जब से ये मिशन आया है 4-5 साल लगभग इसको हो गए हैं, इसमें सिर्फ 30 किलोमीटर की लाइन डली है। 65 किलोमीटर लाइन अभी और शेष है। आप भले आदमी हैं, इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगी कि आप इन योजनाओं पर जो ऑलरेडी पहले से चल रही है, यदि उन पर ध्यान देंगे तो हम अजमेर की आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाएंगे। माननीय सभापति महोदय, अजमेर जो बिल्कुल सेंट्रल में राजस्थान का हार्ट कहलाता है और हार्ट होने के बावजूद अजमेर में कोई कमी नहीं थी, सिर्फ माननीय मंत्री महोदय पानी नहीं था अजमेर में, इसलिए अजमेर राजस्थान की राजधानी बनते बनते रह गया, सिर्फ पानी की वजह से। और ये पानी यदि उस समय उपलब्ध होता तो आज अजमेर राजस्थान की राजधानी होता। लेकिन इस पीड़ा को हम आज तक भुगत रहे हैं अजमेर के लोग। और मैं निवेदन करती हूँ कि अजमेर में पहले माननीय सभापति महोदय 1965 में बनास नदी से पानी आता था, बनास नदी से पेयजल की पूर्ति होती थी। सन 1995 से बीसलपुर बांध आया और बीसलपुर बांध से पेयजल की आपूर्ति होने लगी। लेकिन ये जो अजमेर की जो परियोजनाएं बनी है ना माननीय मंत्री महोदय, चाहे वो क्षेत्रीय कार्यालय हो या परियोजना का कार्यालय हो या व्रत कार्यालय हो, वो बनास नदी से जब पानी आता था उसके अकॉर्डिंग ही बनी हुई है। इसलिए मेरा निवेदन है कि ये जो
हमारे वृत्त कार्यालय, उपखंड कार्यालय हैं, इन कार्यालयों का पुनर्गठन होना भी बहुत नितांत आवश्यक है। यदि इनका पुनर्गठन होता है तो एक अधिकारी मेरे अजमेर भी लगता है, दक्षिण में भी लगता है, एक अधिकारी पुष्कर में भी लगता है, मसूदा में भी लगता है। अब वो एक अधिकारी एक समय में मसूदा जाएगा, पुष्कर जाएगा, अजमेर जाएगा, कहाँ जाएगा? इसलिए मेरा निवेदन है कि इन परियोजनाओं का पुनर्गठन आपको करना चाहिए और ये बहुत जरूरी है। और ये सारा काम हो चुका, ऑन पेपर सब कुछ काम रेडी है, सिर्फ आपको उसको एक बार फाइनल आपको चेक करके उसको फाइनल करना है। माननीय मंत्री महोदय, जैसे मैं आपको, सभापति महोदय, मैं आपको बता रही थी कि पहले बनास नदी से पानी की सप्लाई होती थी और अब बीसलपुर से सप्लाई होती है। पर माननीय मंत्री महोदय, बीसलपुर 2021 तक के लिए जो डिजाइन हुआ है वो 2021 अब आ गया। अब बीसलपुर का थर्ड फेज आना बाकी है। ये थर्ड फेज जब तक बीसलपुर का आप स्वीकृत नहीं करेंगे तब तक बीसलपुर के बाद में आप ईस्टर्न कैनाल की बात कर रहे हैं कि बीसलपुर का ओवरफ्लो पानी ईस्टर्न कैनाल में जाएगा, लेकिन यदि बीसलपुर भरेगा ही नहीं, क्योंकि बीसलपुर टोंक और अजमेर की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, जयपुर भी इसका पानी आता है, तो इसलिए मैं निवेदन करूंगी कि बीसलपुर के लिए थर्ड फेज को आज से ही हमें इस पर विचार करना चाहिए, इसको स्वीकृत करना चाहिए। और जो माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने अर्बन जल जीवन मिशन जो दिया है, उस अर्बन जल जीवन मिशन के तहत अभी से हमें इसके प्रोजेक्ट्स को बना करके केंद्र सरकार के सामने प्रस्तुत करना चाहिए, ताकि हम इस थर्ड फेज को भी प्रारंभ कर पाएं और आने वाली भविष्य की पानी की आवश्यकताओं को पूरा कर पाएं। माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय के ध्यान में दिलाना चाहूँगी कि अजमेर और बीसलपुर की दूरी 131 किलोमीटर है। 5 टीएमसी बीसलपुर में आरक्षित है अजमेर के लिए पानी। 1.15 लाख के लगभग अजमेर शहर के जल कनेक्शन है, 1,15,000 के आसपास। और हमारी सरकारों में पिछले 15 साल से मैं सुन रही हूँ, अभी मैं कोई इसमें दुराग्रह उससे बात नहीं करने वाली हूँ, बीजेपी की सरकारें जब बनी तब ये घोषणाएं हुई कि हम अजमेर को 24 घंटे पानी पिलाएंगे, 24 घंटे के अंतराल से पानी पिलाएंगे। कांग्रेस की सरकार भी मैंने 2 बार, दूसरी बार कांग्रेस की सरकार देखी, पिछली कांग्रेस की गवर्नमेंट में भी ये घोषणा हुई थी कि हम अजमेर को 24 घंटे में पानी उपलब्ध कराएंगे। लेकिन अजमेर को 24 घंटे में कब पानी उपलब्ध करा पाओगे? जब इतना पानी उसमें बीसलपुर में अजमेर के लिए रिस्टोर हो। तो इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि अजमेर के लिए बीसलपुर बांध में 10 टीएमसी पानी को रिजर्व करना बहुत आवश्यक है। इसलिए अजमेर की आवश्यकता तभी पूरी हो पाएगी। और इसके साथ साथ अजमेर से बीसलपुर, माननीय सभापति महोदय, चूंकि अजमेर से बीसलपुर से अजमेर पानी आता है और 131 किलोमीटर की दूरी तय करके आता है, तो बीच में थडोली पंपिंग स्टेशन है, सरवाड़ पंपिंग स्टेशन है। गर्मियों में बिजली की ट्रिपिंग होने के कारण से, बिजली की लाइनों में फॉल्ट होने के कारण से वहां वो पंपिंग स्टेशन काम नहीं करते, तो अजमेर तक पानी नहीं पहुंचता। और जब अजमेर तक पानी नहीं पहुंचता तो अजमेर की सप्लाई कई बार 72 घंटे में, 95 घंटे में हो जाती है। भीषण गर्मी में बहुत त्राहिमाम मचता है अजमेर में। इसलिए मेरा निवेदन है कि ये जो पंपिंग स्टेशन है इनकी रेगुलर मेंटेनेंस हो, और जो 4 पंपिंग स्टेशन उसमें से सिर्फ 2 पंपिंग स्टेशन ही वर्क करते हैं, बाकी के 2 पंपिंग स्टेशन वर्क नहीं करते। मेरी जानकारी में इस प्रकार की बात आई है। इसलिए चारों पंपिंग स्टेशन निर्बाध गति से पंप करे और पानी अजमेर के 7 नंबर टैंक तक पहुंच जाए। इस नाते से इस लाइन को हमेशा इसकी जो मेंटेनेंस जो कंपनी करती है वो मेंटेनेंस नहीं करती, और अचानक से पता पड़ता है कि पानी की पाइपलाइन फूट गई, इसलिए 4 दिन अजमेर में पानी नहीं आएगा। तो मेरा आपसे निवेदन है कि जो ओंडम जिस कंपनी से आप कराते हो उसकी जिम्मेदारी तय करो कि भाई आप किस बात का ओंडम का पैसा लेते हो हमें। जब आप ये नहीं कह सकते कि 4 दिन बाद में ये लाइन बस्ट होने वाली है, यहाँ से कमजोर है, तो हम सरकार पैसा भी दे रहे हो ओंडम का और हम उसका काम भी नहीं करा पा रहे। तो इसलिए माननीय मंत्री महोदय मेरा निवेदन है। और साथ ही माननीय मंत्री महोदय से मैं एक और निवेदन करना चाहूंगी कि बीसलपुर बांध में पानी की आवक लगातार बनी रहे, इस नाते से ब्राह्मणी नदी का पानी बीसलपुर में आना चाहिए। 146 करोड़ रुपए की योजना पहले बनी थी और ये योजना लगभग लागू होने वाली थी कि सरकार बदल गई और उस वजह से यह योजना भी ठंडे बस्ते में चलेगी। तो हम ईसरदा बांध के ऊपर जो इतना बड़ा खर्च कर रहे हैं, पूरे ईस्टर्न कैनाल पर जो हम खर्चा करने वाले हैं, यदि बीसलपुर में पानी नहीं आता तो वो सारा खर्चा हमारा व्यर्थ होने वाला है, क्योंकि अनेकों पहले 4-5 सालों में बारिश ठीक नहीं हुई कैचमेंट एरिया में, और उस वजह से बारिश ठीक नहीं होने की वजह से बीसलपुर बांध खाली रह गया। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि हम ये पैरेलल व्यवस्थाएं करेंगे तो हम पानी की भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा कर पाएंगे। और साथ ही माननीय मंत्री महोदय से इतना निवेदन करना चाहूँगी कि जो 7 नंबर टैंक है
उस माखोपुरा में जो 7 नंबर टैंक बना हुआ उससे अजमेर की फिर सप्लाई होती है और वहां से मुख्य पाइपलाइन जाती है और वो मुख्य पाइपलाइन से फिर वितरणिकाओं के माध्यम से पानी वितरित होता है। तो जो मुख्य पाइपलाइन है जो 7 नंबर टैंक से हमारे बस स्टैंड तक आती है, वो मुख्य पाइपलाइन आज भी सीमेंट की डली हुई है माननीय सभापति महोदय। पिछले वर्ष भी ये सीमेंट की लाइन अचानक बस्ट हो गई और अचानक बस्ट होने के कारण से पूरे शहर की पानी की सप्लाई जो है डिस्टर्ब हो गई। तो मेरा निवेदन है कि इस सीमेंट की पाइपलाइन बहुत छोटा टुकड़ा, ज़्यादा बड़ा टुकड़ा नहीं है, मुश्किल से 2-3 किलोमीटर का ही होगा। तो इस मुख्य पाइपलाइन को भी यदि हम स्टील की पाइपलाइन में कन्वर्ट कर देते हैं तो बार बार बस्ट होने से जो पेयजल सप्लाई बाधित होती है उसको हम रोक पाएंगे। और साथ ही एक और निवेदन करती हूँ इसके साथ में कि जो 7 नंबर टैंक है उस 7 नंबर टैंक पर हम 2 दिन के स्टोरेज की व्यवस्था एक्स्ट्रा कर लें। यदि अजमेर के पानी के लिए 2 दिन के स्टोरेज का टैंक वहां पर बना दें तो बीसलपुर से अजमेर आने पर जब कभी भी कोई परेशानी हो तो वो रिजर्व वाटर से हम अजमेर की सप्लाई कर सके, ये व्यवस्था हमको करनी चाहिए। इसके साथ ही माननीय सभापति महोदय मैं 2-3 विषय और रखना चाहती हूँ, मैं विषय नहीं रखना चाहती, 2-3 मेरी विधानसभा से ही संबंधित है इसलिए निवेदन करना चाहती हूँ। पिछले 2018 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, मैं याद करना चाहूँगी माननीय किरण माहेश्वरी जी को, और उन्होंने मेरे आग्रह पर 3 पानी की टंकियां स्वीकृत करी इसी बजट में। और स्वीकृत करने के बाद में माननीय सभापति महोदय 2 टंकियां माननीय मंत्री महोदय 2018 के बजट में उन्होंने स्वीकृत करी थी और दोनों टंकियां 18 का लास्ट होते होते बन के तैयार हो गई, पानी की सप्लाई कर दी। उन्होंने उसका लोकार्पण भी किया, शिलान्यास भी उन्होंने किया और लोकार्पण भी उन्होंने किया। लेकिन एक टंकी चूंकि जमीन नहीं थी, जागृति नगर अजय नगर में जमीन की एक्विजिशन की कार्यवाही चूंकि लंबी चलती है इसलिए वो टंकी नहीं बन पाई। वो टंकी आज भी बजट की घोषणा है। अब लैंड का एक्विजिशन का काम आपने कर दिया, आपको धन्यवाद, पर उसके निर्माण का काम, उसकी टेंडर की प्रक्रिया भी शीघ्र प्रारंभ हो जाए ताकि अजय नगर के लोगों को भी पानी की सुविधा मिल सके। इसके साथ ही मेरा जो मलूसर रोड है वो मलूसर रोड माननीय मंत्री महोदय अनुसूचित जाति और बागरिया समाज के लोगों की बस्ती है और क्योंकि बागरिया समाज और अनुसूचित जनजाति के लोग पहाड़ों पर ऊपर बस गए, उनके पास जमीन नहीं है इसलिए उनको जहाँ जगह मिली सरकारी जमीन वो वहीं बस गए। तो ठेठ ऊपर अरावली की पहाड़ी है हमारी तारागढ़ की, वो तारागढ़ के पर बसे हुए हैं और वहाँ पर उनको पेयजल की बहुत दिक्कत है क्योंकि जो टंकी बनी हुई है वो नीचे बनी हुई है और वो ऊपर बसे हुए हैं तो पानी उनके पहुँचता नहीं है। तो मलूसर रोड के मेरे जो नागरिक हैं उन नागरिकों को पानी की सप्लाई के लिए एक एक्स्ट्रा उच्च जलाशय की आवश्यकता है। इसलिए वो एक सिर्फ मैं एक डिमांड करूं कि एक उच्च जलाशय यदि आप राज्य सरकार के बजट से दे दें तो मेरे उन लोगों के लिए भी सुविधा होगी। और एक और निवेदन करती हूँ अवैध जल कनेक्शनों के लिए। माननीय सभापति महोदय, अवैध जल कनेक्शन के लिए सरकार ने अभियान चलाया, पिछले वर्ष गर्मियों में अभियान चला और अभियान चलने के कारण से जो भी अवैध कनेक्शन थे उनको विभाग के अधिकारियों ने काटने की मुहिम चलाई। ये अच्छा काम है, लेकिन जिस जेईएन ने वो अवैध कनेक्शन काटे थे, माननीय सभापति महोदय, जिनके अवैध कनेक्शन कटे थे वो कुछ या तो कांग्रेस के समर्थक रहे होंगे या कांग्रेस के कार्यकर्ता रहे होंगे, उन्होंने मंत्री महोदय करी और आपने उस जेईएन का ट्रांसफर अजमेर से बाहर कर दिया। तो मेरा इतना निवेदन है कि ये अधिकारी आपके आदेशों की पालना करते हैं और यदि ये अवैध जन कनेक्शन काट रहे हैं तो उनको शाबाशी मिलनी चाहिए, सजा नहीं मिलनी चाहिए। इसलिए उन ऐसे अधिकारियों को शाबाशी देने की बजाय आप सजा नहीं दें और ऐसे यदि कोई कार्रवाई करता है तो वो आपकी विभाग के दिशा निर्देशों की पालना ही कर रहा है, उसके लिए वो हाँ बस लास्ट एक आदर्श नगर में माननीय सभापति महोदय मेरा उच्च जलाशय बना हुआ है। वो आदर्श नगर का जो उच्च जलाशय है वो ग्रेविटी से भरता है और ग्रेविटी से भरने की वजह से वो समय लेता है भरने में टैंक, और जब समय लेता है भरने में तो फिर उस जल सप्लाई उस टैंक से बहुत धीरे होती है, कम दबाव से होती है। तो मेरा निवेदन है कि आदर्श नगर उच्च जलाशय को भरने के लिए यदि वहाँ पंपिंग स्टेशन आप स्वीकृत कर दो, एक छोटा, कोई ज़्यादा राशि नहीं आने वाली, 1-2 करोड़ रुपया उसके ऊपर खर्चा आने वाला है, तो यदि आप एक पंप स्टेशन वहाँ पर स्वीकृत कर देते हैं तो मेरे वो आदर्श नगर के उच्च जलाशय को भरने में आसानी होगी। और लास्ट में हैंडपंपों के बारे में निवेदन करना चाहूँगी माननीय सभापति महोदय, मंत्री महोदय को कि हैंडपंप जब आप स्वीकृत करते हैं तो आप छोटी पोर्टेबल मशीनों के भी टेंडर करिए, क्योंकि हम शहरों में रहते हैं और शहरों से आते हैं, तो शहरी क्षेत्र में छोटी छोटी गलियों में वो बड़ी बड़ी मशीन
क्लीनर नहीं जा पाती और उन लोगों को पानी की सुविधा नहीं मिल पाती। इसलिए छोटे एरियाज में भी वो पोर्टेबल मशीनें जा पाए, वहाँ पे भी हैंडपंप की सुविधा मिल सके। तो ऐसा आप करेंगे तो निश्चित रूप से लोगों को पानी की सुविधा रहेगी। आपने मुझे बोलने का माननीय सभापति महोदय समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। पर अंत में एक निवेदन करते हुए मैं बात को समाप्त करूंगी कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने फ्री पानी के कनेक्शन की बात कही थी कि हम फ्री में पानी पिलाएंगे, 15,000 लीटर तक का पानी हम फ्री में देंगे। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा माननीय मंत्री महोदय, वो 15,000 लीटर, क्योंकि आप तो मीटर रीडिंग कराते ही नहीं है। जब मीटर रीडिंग ही नहीं होगा तो कैसे पता पड़ेगा कि ये उपभोक्ता 15,000 लीटर पानी का उपयोग कर रहा है या नहीं कर रहा? तो आपकी ये योजना तो लागू ही नहीं हो, जबकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने मार्च 2019 में इसकी घोषणा करी थी। अभी मार्च 2021 चल रहा है, तो जब आप मीटर रीडिंग नहीं करा रहे हैं तो आप कैसे कह सकते हैं कि हम फ्री जल लोगों को पिला रहे हैं? तो ये थोटी घोषणा साबित हो रही है। मुख्यमंत्री जी के मुखारविंद से निकली हुई बात यदि थोटी घोषित हो तो फिर लोगों को विश्वास नहीं रहेगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करके अपनी बात को पूरा करती हूँ। धन्यवाद।